हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम माइंड मैप सेशन में रिवाइज करने वाला है पूरा चैप्टर 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपने आई होप वेक्टर्स पढ़ रखा होगा, क्योंकि वेक्टर्स के बाद में ही 3D पढ़ा जाता है। तो 3D बहुत ही इंटरेस्टिंग है और छोटा सा टॉपिक है, तो पूरा रिवाइज करेंगे बेसिक से लेके हाई लेवल तक। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो से चलिए शुरुआत करी जाए। तो इन 3D ज्योमेट्री देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, है ना। 2D के अंदर एक स्लोप होती है, 3D के अंदर स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं होता। 3D में स्लोप की बजाय हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन और ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस देखो क्या होता है कि अगर एक लाइन इफ वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, और अगर लाइन कोई भी है जो अल्फा बीटा एंड गामा एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन cos अल्फा कॉमा cos बीटा कॉमा cos गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, है ना। cos अल्फा cos बीटा cos गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे, जिसको l कॉमा m कॉमा n से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो सपोज लाइन अल्फा एंगल बना रही है, बीटा एंगल एंड गामा एंगल बना रही है ना। तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा। अब यहाँ पे एक और चीज समझना बच्चा बाटी, कि अगर सपोज ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, एक पॉइंट ए ले लिया मैंने जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। ओके, तो इसी वेक्टर ए को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, इसी चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस अल्फा आई कैप। बेसिकली इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, है ना, दैट इज द एल कॉस अल्फा। अगर एल इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ए, तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस अल्फा, वाई एक्सिस पे इसी का प्रोजेक्शन हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस बीटा। तो बेसिकली ये जो वेक्टर ए लिखा है वो यही लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस अल्फा आई कैप, है ना, जो कि इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो गया। वाई एक्सिस वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस बीटा जे कैप एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस गामा के कैप। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है ना, जो कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होने वाला है, 1 के इक्वल होने वाला है। मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, जहां पे एल है कॉस अल्फा, एम है कॉस बीटा, एन है कॉस गामा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना, कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ओके बच्चा बाटी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस 1,0,0 होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना, अल्फा यहां पे एंगल हो जाएगा 0, बीटा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, गामा एंगल भी 90 डिग्री, है ना। एक्स एक्सिस के साथ में 0 एंगल बना रही होगी, वाई एक्सिस के साथ में 90 डिग्री एंड जेड एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो cos 0 cos 90 विच इज 1,0,0। अगर हमारे पास में एक वेक्टर दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है एंड इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे सामने ये दे रखे हैं, तो हमारे पास में वेक्टर आ जाएगा 5 टाइम्स, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय देयर डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, बेसिकली दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, है ना। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए की, सो दिस इज जस्ट अ यूनिट वेक्टर। और है भी ये यूनिट वेक्टर, देख पा रहे हो, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन, वो वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होने वाले हैं, पहले तो वो वेक्टर निकाल लो। इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा, तो 1 - 0, है ना, दैट इज 1, 2 - 1, है ना। तो ये बन रहा है देखो आई कैप 2 जे कैप माइनस 1 के कैप, 1 जे कैप दैट विल बी प्लस जे कैप 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज 2 के कैप। ठीक है, ऐसा सा बन रहा है क्या ये, हाँ जी बिल्कुल। तो ये वेक्टर आ गया अपने पास में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, और डायरेक्शन कोसाइंस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इसी का ही अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूं तो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड √6 आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √6। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, है ना, और इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो इसी के ही जो एक्स वाई जेड के कंपोनेंट है, विच इज 1/√6 1/√6 2/√6, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, सिंपल है ना। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है,
तो 3 नंबर्स है ना जो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइंस के, उसी को ही डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज दोनों का काम यही है कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिट वेक्टर होता है एंड डायरेक्शन रेशियो बेसिकली है ना कि कोई भी वेक्टर जो कि पैरेलल है, अगर एक लाइन ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के पैरेलल है तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। बस इतनी सी बात है ओके कि अगर एक लाइन इसके पैरेलल है तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वो ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाएगा। दिस इज डी आर डायरेक्शन रेशियो। अगर मुझे इसी लाइन का है ना डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डीसी निकालना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड कर दो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो बन जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी अपॉन दिस सेम थिंग। ओके, तो दिस इज एल कॉमा एम कॉमा एन एंड एज यू कैन सी दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए किसी को भी। जैसे एक एग्जांपल भी है हमारे सामने कि डायरेक्शन रेशियोज अगर 2 -3 6 दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस आर 2 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कॉमा -3 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड कॉमा 6 अपॉन दिस मैग्नीट्यूड, जो कि लिख सकते हैं 2/7, है ना। देखो 2 -3 6 को इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। तो 2/7 -3/7 6/7 दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, नाउ अब हमारे पास में आती है एक लाइन की इक्वेशन लिखना। तो जब भी एक लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है ना, तो लाइन का कोई क्या ना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है ना, वो चलती चली जाती है। तो जब भी अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है तो दो ही चीजों की जरूरत होती है। एक तो मुझे ये बता दो कि लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, दूसरा उस लाइन की डायरेक्शन दे दो, है ना। पॉइंट एंड डायरेक्शन ही तो चाहिए। तो सपोज एक लाइन है जो हमें बता रखा है कि पॉइंट ए से पास कर रही है और इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है वेक्टर ए। लास्ट क्लास में वेक्टर्स की क्लास में आपने सीखा होगा कि पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, बेसिकली पॉइंट बताता है कि इस पॉइंट से पास कर रही है ना। तो दिस इज द लाइन, वी वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर ए, और लाइन की डायरेक्शन जो है, लाइन इज पैरेलल टू सम वेक्टर बी, है ना, वेक्टर बी के पैरेलल ये लाइन है। तो बेसिक सा आइडिया है कि इस लाइन के ऊपर मैंने कोई जनरल पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर बोल दिया, तो अपना जो ए आर वेक्टर है बेटा, ए आर वेक्टर इज कोलिनियर विद वेक्टर बी, राइट। तो ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज दे आर कोलिनियर, ठीक है। ए आर वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। तो यहां पे आ रहा है देखो, है ना, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्मेट, जहां पे आर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी जनरल पॉइंट, वेक्टर ए दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज को ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा होगा वेक्टर बी। ओके, क्लियर है इतनी बातें, है ना। कई बार हम लाइन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी कैप। बी कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन। तो इस फॉर्मेट में अपन तब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जब हमें लाइन के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए किसी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो दिस आइडिया इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू मूव फ्यू यूनिट्स ऑन द लाइन। फॉर एन एग्जांपल देखें यहाँ पे कि द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये हमारे सामने एक लाइन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 2, 3, डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर मुझे इस लाइन पे पॉइंट चाहिए 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3, तो उसको मैं ऐसा लिख दूंगा वेक्टर ए प्लस माइनस 2b कैप, है ना। 2 यूनिट्स अवे चाहिए तो वेक्टर ए प्लस माइनस 2b कैप, वो हमें पॉइंट ए से 2 यूनिट्स आगे पीछे के पॉइंट्स दे देगा। तो वेक्टर ए हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बी कैप आप निकाल सकते हो क्योंकि वेक्टर बी पता है तो बी कैप निकल जाएगा, मतलब बेसिकली इसी को ही इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, वो रहा बी कैप। तो पॉइंट्स मिल गए, है ना, दीज आर दी 2 पॉइंट्स। प्लस वाला यूज करेंगे, माइनस वाला यूज करेंगे, दोनों पॉइंट्स हमारे पास में दिख जाएंगे, ठीक है। नाउ
अब इसी को अपन कार्टेशियन फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन को, जैसे हमने लाइन की इक्वेशन देखी थी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, है ना, ये लाइन की इक्वेशन देखी थी। ओके, तो वेक्टर आर हो गया पोजीशन, बेसिकली कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, है ना, कोई भी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन ने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपन ने ले लिया है। वेक्टर ए आप समझ रहे हो कि x1 y1 z1 जहां से ये पास कर रही है, तो x1 i कैप, देखो यही चीज यहाँ पे लिखी है ना, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b, तो कोऑर्डिनेट ऑफ r अपन ने लिख दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ a लिख दिया, प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b जो डायरेक्शन वेक्टर है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब i कैप के कंपोनेंट से i कैप के कंपोनेंट को, है ना, ठीक है, इक्वेट करेंगे, तो ये काम करने पे हमारे सामने इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्मेट, ठीक है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू सम लेमडा, ठीक है, यहीं से आ रही है देखो इक्वेशन कि x आई कैप और यहां से x1 आई कैप प्लस लेमडा ए आई कैप, तो इधर से समझ में आ रहा है ना कि x किसके इक्वल हो गया, x बराबर x1 प्लस लेमडा ए हो गया, वैसे ही y की वैल्यू आ रही है y बराबर y1 प्लस लेमडा बी, जे कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट किया करे तो वहीं पे ही अगर के कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो z की वैल्यू आ रही है z1 प्लस लेमडा सी, तो इन्हीं तीनों इक्वेशन से हमारे सामने समझ में आ रहा है कि x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि ये a कॉमा बी कॉमा सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए ना, तो वेर a कॉमा बी कॉमा सी इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन रेशियोज, है ना, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर अगर ये यूनिट वेक्टर हुआ तो डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो डिनोमिनेटर वाले में जो कंपोनेंट्स लिखे हैं वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमरेटर में जो x1 y1 z1 है वो हमें बता रहा है कि किस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, ठीक है, इतनी बात है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, देखिए जरा कि एक लाइन है जो कि 1,1,-2 से पास कर रही है और डायरेक्शन वेक्टर हमें दे रखा है कि इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये जो 1,0,3 है इस वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो इस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो डिनोमिनेटर में देखो अपने सामने 1,0,3 लिखा है, न्यूमरेटर में लिखेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, जहां पे x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, तो न्यूमरेटर में देखें x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 लिखा है, y माइनस 1 लिखा है, z माइनस ऑफ माइनस 2 विच इज z प्लस 2, ठीक है, क्लियर है इतनी बात है। वैसे ही देखो 1,1,-2 से ही पास कर रही है, तो न्यूमरेटर में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 लिखा है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे अपन लिखेंगे, है ना, ABC, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर 1 2 3, वही डिनोमिनेटर में अपन ने लिख दिया है, ठीक है। वैसे ही देखो ये लाइन यहां से पास कर रही है 1 1 माइनस 2 से, न्यूमरेटर में समझ में आ रहा है, और डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली वो चीजें लिख रहे हैं जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1/√14, 2/√14, 3/√14 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वैसे ही फोर्थ एग्जांपल है हमारे सामने, ओके, सिंपल सी बात है। तो इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाए तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट से पास कर रही है, बहुत सारे पॉइंट से पास करती है, बट चारों ऑप्शन में देखा जाए तो चारों ऑप्शन में ओरिजिन हमारे सामने दे रखा है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, है ना, तो ओरिजिन से पास कर रही है एक्स एक्सिस, और उसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हमें पता है ना, कि अल्फा की वैल्यू 0 होती है, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है और गामा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, वेर अल्फा बीटा गामा इज द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ में 0 एंगल बना रही होगी, वाई एक्सिस के साथ में ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, और जेड एक्सिस के साथ में भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए वो हो गए cos 0 cos 90 cos 90, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो 1 0 0 ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारे सामने सही ऑप्शन है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, देखो न्यूमरेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में इसके डायरेक्शन कोसाइंस लिखे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, आर वी क्लियर, सिंपल है, ओके। 2 0 0 भी हो सकता था, ये भी एक आंसर है, दिस इज ऑल्सो द आंसर, है ना, ऐसा भी हो सकता था कि x माइनस 1 y माइनस 0 z माइनस 0 अपॉन 2 0 0, ये भी x एक्सिस की इक्वेशन है बेटा, क्योंकि x एक्सिस देखो 1 0 0 से पास कर रही है,
और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखे हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर बेसिकली एनी थ्री नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। अगर डायरेक्शन कोसाइंस 100 है, इसको अगर मैं सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब 300 ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जो कि प्रोपोर्शनल हो, है ना। तो 300 या 200 भी लिख सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता था। इतनी बातें क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। चलिए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं अपनी, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे एंड फाइंड। तो हमारे सामने ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का सेंस बनाना है। तो बेसिकली इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहूंगा, x माइनस एक्स बाई ए बराबर y माइनस वाई वन बाई बी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो 6 कॉमन लिया तो 6 टाइम्स x माइनस वन बाई थ्री बन रहा है। इसमें से 3 कॉमन लिया तो y प्लस वन बाई थ्री बन रहा है। इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 टाइम्स z माइनस वन। बेसिकली पहले x y z के कोफिशिएंट्स को 1 बनाओ। अब ये 6 जो मल्टीप्लीकेशन बैठा है, इसको डिनोमिनेटर में एज 1/6 लिख सकते हैं ना। इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया 1/6, ठीक है, 1/6। ये जो 3 यहाँ पे बैठा है, इसको डिनोमिनेटर में लाके 1/3 लिख दिया। ये जो 2 इधर बैठा है, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया 1/2 की तरह, ठीक है। तो अब हमें पॉइंट पता चल गया कि अपनी जो लाइन है, our line is passing through the point 1/3, minus 1/3, 1। इस पॉइंट से तो लाइन पास कर रही है, x1 y1 z1 दिख रहा है। और लाइन का जो डायरेक्शन है ना, ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को रेशियोज दिखा रहा है ना, dr की लाइन इज पैरेलल टू 1/6 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 1/2 k कैप। इस वेक्टर के पैरेलल हमारी लाइन है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन एंड द पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन इज पासिंग, दोनों कमेंट कर सकते हैं। वैसे ही इसके बारे में भी कमेंट किया जा सकता है कि दिस इज x माइनस 2/2। यहां से देखो y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 5/2 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में -3 लिखा है, इज इक्वल टू z इज इक्वल टू -1 लिखा है। तो -1 को इस साइड लेके आ जाओ तो z प्लस 1/0 लिखा है बेसिकली, है ना, कि z इज इक्वल टू -1। तो ये लिखा है z प्लस 1 डिवाइड बाई 0, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में अपन लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, नाउ इस 2 को यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, इसको डिनोमिनेटर में एज 2 लेके आ जाओ। तो यहाँ से फिर से अपने को लाइन के बारे में कुछ चीजें पता चल रही है कि लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 5/2, -1 एंड लाइन इज पैरेलल। लाइन का डायरेक्शन वेक्टर बता रहा है, नीचे जो चीजें लिखी है कि लाइन इज पैरेलल टू 2i कैप माइनस 3/2 j कैप प्लस 0 k कैप। इस वेक्टर के पैरेलल लाइन है। तो ऐसा मत बोलना सर डिनोमिनेटर में 0 कैसे आ गया, ये क्या, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे हैं वो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर बता रहा है कि लाइन कौन से वेक्टर के पैरेलल है। हो सकता है लाइन i कैप प्लस 0, है ना, तो डायरेक्शन वेक्टर बता रहा है बेसिकली, ये बात है। तो 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना, क्लियर है। Okay, now write the following standard form and hence find their direction ratios। यहाँ पे देखो इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, तो x भी y के टर्म्स में एंड z भी y के टर्म्स में, तो y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, कि y की वैल्यू क्या आ रही है, इन टर्म्स ऑफ x आ रही है x माइनस 3/2, है ना। इधर से देखो y की वैल्यू आ रही है x माइनस 3/2 और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है z प्लस 4, ठीक है, y बराबर z प्लस 4 मिल रहा है इधर से, ठीक है। तो मिल गई अपने पास इक्वेशन, ठीक है, कि x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 0/1 इज इक्वल टू z प्लस 4/1। इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब समझ में आ रहा है कि लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 0, -4 एंड लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना, 2, 1, 1, 2i कैप j कैप k कैप, ठीक है, क्लियर है, इजी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, तो एंगल हमें किसी भी दो लाइंस के बीच में निकालना होता है, तो सिंपली अपन क्या करेंगे कि उनके डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालेंगे। b1 वेक्टर b2 वेक्टर उसके डायरेक्शन वेक्टर हो गए, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये पता है आपको ये चीज, ठीक, ओके। तो अ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, कभी भी हमें लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट निकालना हो, जैसे लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 और इसके डायरेक्शन रेशियोज 1, -1, 2 है, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट अपन इस तरीके से ले सकते हैं 1 प्लस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 प्लस 2 लैम्डा, है ना, कि 1 प्लस लैम्डा इंटू 1, है ना। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली लाइन अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप,
प्लस लेमडा टाइम्स द डायरेक्शन वेक्टर, राइट, कि 1, 2, 3 से पास कर रहा है लाइन, एंड इसके जो डायरेक्शन वेक्टर है दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो अब देखो आई कैप का कोफिशिएंट, देखो आई कैप का कोफिशिएंट आ रहा है 1 प्लस लेमडा, जे कैप का कोफिशिएंट देखोगे तो आ रहा है 2 माइनस लेमडा, के कैप का कोफिशिएंट देखोगे तो आ रहा है 3 प्लस 2 लेमडा। तो इस तरीके से लाइन पे कई बार हमें पॉइंट एज्यूम करना पड़ता है, ऐसे पॉइंट एज्यूम करते हैं जैसे कि इस टाइप के सवाल हो गए, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ 1, 2, 3 इन दिस लाइन। ओके, तो लाइन सबसे पहले आप बना लीजिए। ओके, लाइन बना ली। लाइन के बारे में क्या चीज पता है कि लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 7, 7, यहां से लाइन पास कर रही है, ठीक है। और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर पता है कि 3i कैप प्लस 2j कैप है ना, 3 2 माइनस 2, तो 3 2 माइनस 2 ये लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। हमें बताना है पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पॉइंट है 1, 2, 3, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा होगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे बताने का है। तो इस टाइप के सवालों में क्या करना होता है कि इस पॉइंट को हमें एज्यूम कर लेना है ना, इस पॉइंट को कुछ कुछ एज्यूम कर लो। कैसे एज्यूम करोगे, इज इक्वल टू लेमडा ले लो, है ना, इज इक्वल टू लेमडा ले लो, तो एक्स की वैल्यू आ रही है कि एक्स बराबर 3 लेमडा प्लस 6, वाई की वैल्यू देख सकते हैं 2 लेमडा प्लस 7, जेड की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस 2 लेमडा प्लस 7। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि 3 लेमडा प्लस 6 एंड 2 लेमडा प्लस 7 एंड जेड कोऑर्डिनेट इज माइनस 2 लेमडा प्लस 7, ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया। फिर अब इसका डायरेक्शन वेक्टर मिल गया हमको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। जैसे इसको ए इसको बी बोले तो ए बी वेक्टर दिख रहा है, और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर पता है। दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अपन क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देखो ए बी वेक्टर क्या दिख रहा है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 6 माइनस 1 विच इज 3 लेमडा प्लस 5 आई कैप प्लस 2 लेमडा प्लस 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 लेमडा प्लस 5 जे कैप, माइनस 2 लेमडा प्लस 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा प्लस 2 लेमडा प्लस 4 जे के कैप, है ना। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये रहा, तो क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को, है ना, कि ए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको अपन कर देंगे 0। ये रहा हमारा बी वेक्टर। तो इन दोनों को 0 करते ही लेमडा की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। जैसे ही लेमडा की वैल्यू आई ये वाला पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट मिलते ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पूछा था वो आ चुका है। ये पॉइंट मिल गया तो ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी फिर इजी बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। फिर अगर हमें रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट पूछा गया है तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए जैसे पॉइंट सी को मैंने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, है ना। तो ए पता है बी पता है, क्या सी निकाल सकते हैं, क्या इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और सी का मिड पॉइंट ही तो पॉइंट बी है। तो इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। जैसी लैम्डा की वैल्यू आएगी तो सी के कोऑर्डिनेट भी इजीली पता चल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस के बारे में बात आती है, तो जब डिस्टेंस के बारे में बात आती है तो दो लाइंस हो सकता है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो या फिर नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो टू नॉन पैरेलल लाइंस इन 3D मे और मे नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस भी इंटरसेक्ट करे या ना करे जरूरी नहीं है। तो स्क्यू लाइंस एक है ना, स्क्यू लाइंस कौन से लाइंस होती है, जो ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रही है ना। बच्चा बच्चा जानता है कि पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट नहीं करती है बेटा। अगर दो पैरेलल लाइंस है ना, तो ये हो गए नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस, दीज आर नॉट स्क्यू लाइंस, है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस। ये स्क्यू लाइंस की कैटेगरी में नहीं आ रही होती है। स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती है जो ना ही इंटरसेक्ट कर रही है ना ही पैरेलल हो। 3D स्पेस में इस तरह की लाइन पॉसिबल है, जैसे इस तरह की लाइन हो गई, पैरेलल तो है नहीं, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, इसकी डायरेक्शन कुछ और है, बट कहीं पे भी ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस आर नोन एज स्क्यू लाइंस, उसी को अपन स्क्यू लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालती है, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, इसके फॉर्मुलेज आपके सामने हैं, बट इसका प्रोसेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। प्रोसेस के थ्रू ही अपन क्वेश्चंस करेंगे, तो उसका प्रोसेस समझना बेटा। कि हमारे सामने दो स्क्यू लाइंस है, ठीक है, एक लाइन ये रही, 3D में इमेजिन करना, 3D में दो स्क्यू लाइंस है। तो दो स्क्यू लाइंस के बीच की अगर डिस्टेंस पूछी जाए
तो दैट इज बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, है ना, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, है ना, वो लाइन जो कि दोनों के लिए नॉर्मल है। जैसे ये जो डी देख पा रहे हो ना, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कॉमन नॉर्मल हो गया बेटा। ये इस वाली लाइन के लिए भी नॉर्मल है, इस वाली लाइन के लिए भी नॉर्मल है। लाइन कौन कौन सी है? एक लाइन है जो कि है a1 वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, है ना, b1 वेक्टर, मतलब इसका डायरेक्शन वेक्टर b1 वेक्टर है और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर b2 वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है। तो मुझे क्या कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा क्या? जो कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर होगा दैट इज b1 क्रॉस b2 वेक्टर, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट की यही तो खासियत होती है कि b1 क्रॉस b2 हमको वो वेक्टर दे रहा होगा जो कि b1 के भी परपेंडिकुलर हो, b2 के भी परपेंडिकुलर हो। जैसे a क्रॉस b हमको वो वेक्टर देता है जो कि वेक्टर a एंड वेक्टर b दोनों के ही परपेंडिकुलर है ना। द रिजल्टेंट ऑफ a क्रॉस b इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। वैसे ही b1 क्रॉस b2 विल गिव अस अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो हमारे पास कॉमन नॉर्मल मिल गया ना कि b1 क्रॉस b2 वेक्टर, दैट इज द कॉमन नॉर्मल। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो इसके ऊपर कोई पॉइंट है a2, सुनना आखिरी बात है ना, इसके ऊपर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट a2 है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है ना, a1 वेक्टर a2 वेक्टर, जो इसके बेसिकली कौन से पॉइंट से पास कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a1 a2 को आप ज्वाइन कर दो, a1 a2 को आप ज्वाइन कर दो, और मैं बोल रहा हूं कि a2 माइनस a1 ये जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन ले लो ऑन द कॉमन नॉर्मल। ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ठीक है, d इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर ऑन b1 क्रॉस b2 वेक्टर। क्योंकि अभी अभी हमने बात करी थी कि जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, और वो डिस्टेंस क्या होने वाली है, a2 माइनस a1 का अगर मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूं कॉमन नॉर्मल पे विच इज b1 क्रॉस b2, दैट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं कि उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मैं वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन चाहता हूं तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा बी कैप के साथ में, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी कैप, है ना। अगर वेक्टर बी का वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन चाहिए तो वेक्टर ए का, है ना, वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए कैप के साथ। ठीक है, तो वैसे ही a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, a2 माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया b1 क्रॉस b2 यूनिट वेक्टर के साथ में, है ना। तो b1 क्रॉस b2 यूनिट वेक्टर हो जाएगा b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, दैट्स द थिंग। तो d बराबर प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1, है ना, d बराबर प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1 ऑन b1 क्रॉस b2 वेक्टर, जो कि आ जाएगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है ना, कि ये बॉक्स ऑफ a2 माइनस a1 b1 b2, इसका बॉक्स क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, वो इसके बॉक्स की वैल्यू होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में b1 क्रॉस b2 का ही मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, वैसे ही अगर दो लाइन पैरेलल हो, पैरेलल कैसे होगी पता चल जाएगा उसके डायरेक्शन वेक्टर्स को देख के कि बी वेक्टर है ना, पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो डायरेक्शन वेक्टर को देखते ही पैरेलल का पता चल जाएगा। तो यहां पे देखो ये लाइन पास कर रही है कोई पॉइंट a1, ये लाइन कोई पॉइंट a2 वेक्टर से पास कर रही है, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इस बार मुझे प्रोजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। बेसिकली ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d होगा, अगर ये एंगल थीटा है ना, तो d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a2 माइनस a1 साइन थीटा, है ना। यही तो है कि a2 माइनस a1 इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वही चीज लिखी है यहाँ पे कि a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, क्योंकि इनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देगा मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, राइट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b लिखा है, ये कैंसिल आउट होके यही चीज बन रही है। तो दो फॉर्मूले आते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, है ना। क्लियर है इतनी बातें? चलिए,
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, ठीक है। तो ये स्क्यू लाइन से देखते ही पता चल रहा है, इसको अपन B1 वेक्टर बोल देंगे, इसको अपन B2 वेक्टर बोल देंगे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 निकालना, सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकाल के तैयार हो जाना। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे कि I कैप J कैप K कैप, B1 के कंपोनेंट लिख दिए 3 -1 1 -3 2 4, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 आपने निकाला, ओके, विच इज -4 -2 -6 I कैप J कैप टाइम्स 12 + 3, है ना, 12 + 3 दैट इज 15, तो दैट इज 15 प्लस K कैप टाइम्स 6 - 3 दैट इज 3, ठीक है। तो -6 I कैप -15 J कैप प्लस 3 K कैप, इसको अगर अपन 3 से डिवाइड भी कर दे तो ये बनेगा -2 I कैप, या -3 से डिवाइड किया तो 2 I कैप -5 J कैप K कैप, है ना, प्लस 5 J कैप K कैप। तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया बेसिकली, है ना, कॉमन नॉर्मल बिटवीन द टू लाइंस, कॉमन नॉर्मल बिटवीन द टू लाइंस अपने पास मिल चुका है। तो पहले तो वो निकाले कि देखो अगर मैंने डिवाइड भी कर दूं किसी से, बेसिकली मैंने डिवाइड बाई 3 क्यों किया है, ताकि ये जो कैलकुलेशन है -6 15 3 ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अब नंबर्स थोड़े और हमारे सामने छोटे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली ये एक डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। B1 क्रॉस B2 क्या हो गया कि नॉर्मल वेक्टर विच इज नॉर्मल टू बोथ लाइन L1 एंड L2, L1 एंड L2 के जो कॉमन नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन मिल गई। और मेरे को क्या करना है, मेरा काम यह है कि A2 - A1 का प्रोजेक्शन चाहिए इस वेक्टर पे। तो A2 - A1 वेक्टर डॉट ले लूंगा मैं B कैप, है ना, N कैप के साथ में, डॉट ले लूंगा मैं N कैप के साथ में, ठीक है, इसके यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट ले लेंगे। तो A2 - A1 वेक्टर क्या हो गया कि ये हो गया पॉइंट, ठीक है, ये हो गया पॉइंट A1, ये हो गया पॉइंट A2। तो A2 - A1 या A1 - A2 कर दो, तो ये कितना बन रहा है 3 -3 विच इज 6 I कैप, 3 -3 8 -7 विच इज 15 J कैप, 3 - 6 विच इज -3 K कैप, डॉट ले रहा हूं N कैप के साथ में, है ना, विच इज 2 I कैप प्लस 5 J कैप K कैप डिवाइडेड बाई इट्स यूनिट वेक्टर विच इज √2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बन गया देखो 6 2 12, 15 5 75, और ये +3 बन रहा है, -3 × -1 दैट इज +3 डिवाइडेड बाई √29, है ना। ये अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। तो आइडिया ध्यान रखें, स्क्यू लाइंस के टर्म्स में अपन इस तरीके से कर रहे होते हैं, ओके। वैसे ये पैरेलल लाइंस का तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, D वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A2 - A1 क्रॉस वेक्टर B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो A2 - A1 निकाल सकते हो आप, A2 - A1 क्रॉस ले लेना वेक्टर B के साथ में, डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो टू लाइंस आर कोप्लेनर, अगर दो लाइंस कोप्लेनर है तो या तो वो लाइंस पैरेलल है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, है ना, कि उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 आ रही होगी या फिर पैरेलल हो रही होगी, ठीक है। बस स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो कि कोप्लेनर नहीं होती है ना, स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, है ना, स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है, एक ही प्लेन में नहीं लाई कर सकती स्क्यू लाइंस, क्योंकि ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही वो पैरेलल है। तो अगर या तो पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रही है तो, है ना, कोप्लेनर होगी, एक ही प्लेन में लाई कर रही होगी। तो उस कंडीशन को अपन इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि A2 - A1 B1 B2 का जो बॉक्स प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 0, जो कि अपन देख भी सकते हैं कि भैया अगर ये दोनों लाइन एक ही प्लेन की लाइन हुई, अगर ये दोनों लाइन एक ही प्लेन की लाइन हुई तो ये लाइन किसी B1 वेक्टर के पैरेलल है, ये वाली लाइन किसी B2 वेक्टर के पैरेलल है, ये लाइन किसी पॉइंट A1 से पास कर रही है, ये वाली लाइन किसी पॉइंट A2 से पास कर रही है। तो यहाँ पे तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, एक तो B1 वेक्टर, एक B2 वेक्टर, एक A2 - A1 वेक्टर, कि A2 - A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, ये तीनों एक ही प्लेन के वेक्टर से अगर ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है तो कंडीशन कि तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए। याद है वेक्टर्स में पढ़ा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें देता है एक पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम। अगर ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में पास कर रहे हैं तो, है ना, एक ही प्लेन में है तीनों वेक्टर्स, तो उस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम ही 0 होने वाला है।
तो हेंस देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ऑफ कोप्लेनरिटी। अगर ये दो लाइंस कोप्लेनर है देन k इज इक्वल टू, ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस। नाउ अब प्लेन के बारे में आप बात करते हैं। जब भी हमें किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो मुझे ये बता दो कि वो प्लेन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, प्लेन के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट दे दो और मुझे उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर प्रोवाइड कर दो। फिर अपन क्या करेंगे कि प्लेन के ऊपर मैंने कोई जनरल पॉइंट ले लिया वेक्टर r, ठीक है, और ये पॉइंट हमें गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो मैंने AR वेक्टर निकाला। AR वेक्टर इसी प्लेन का वेक्टर होने वाला है क्योंकि पॉइंट A भी इसी प्लेन पे है, पॉइंट R भी इसी प्लेन पे है, तो AR वेक्टर भी इसी प्लेन का पॉइंट होने वाला है। और अगर मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर पता है कि भैया ये जो वेक्टर है वो इस प्लेन के नॉर्मल है ना, या नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन पता है, अगर ये चीज पता है तो AR वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा N वेक्टर के साथ में, तो हमारे सामने प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो एज सिंपल एज दैट कि AR वेक्टर डॉट N वेक्टर बराबर जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन। AR वेक्टर को अपन लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A डॉट N वेक्टर बराबर जीरो। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, है ना, कि R डॉट N वेक्टर बराबर A डॉट N वेक्टर, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को अपन कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं कि R वेक्टर को मैंने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बिकॉज R वेक्टर क्या है, सिंपली कोऑर्डिनेट है किसी एक जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड के, ठीक है। वेक्टर A जो कि बेसिकली एक पॉइंट है उस प्लेन में, तो उसको मैंने x1 y1 z1, अगर मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 z1, तो इसको लिख सकता हूं ना x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और n वेक्टर कोई वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है, n वेक्टर को लेट्स से दैट इज a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहां पे रखता हूं तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ जाती है विच इज r डॉट n। r डॉट n कितना होगा बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में लोगे तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लूंगा एन वेक्टर के साथ में, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आने वाला है बेसिकली ना, कुछ कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने लेमडा बोल दिया। तो इस तरीके की हमारे सामने इक्वेशन आती है ना। सपोज यार x1 y1 z1 1, 2, 3 दे रखा है और सपोज नॉर्मल वेक्टर दे रखा है ना, कि ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के, है ना, दैट इज द नॉर्मल वेक्टर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा ना, तो a डॉट n इज सम कांस्टेंट जिसको मैंने लेमडा बोला, और r डॉट n विल बी ax प्लस by प्लस cz। तो ध्यान रखें इक्वेशन ऑफ जो प्लेन आती है ना वो कुछ इस फॉर्मेट में आती है कि ax प्लस by प्लस cz बराबर सम कांस्टेंट, इस टाइप की हमारे सामने इक्वेशन ऑफ प्लेन दिखाई देती है। और ए बी सी जो होने वाला है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दैट इज नॉर्मल वेक्टर। तो ए बी सी जो मतलब एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स है वो नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। In particular, if we use n cap instead of n vector, then the equation r dot n cap is equal to a dot n cap is called the normal form of the plane, where a dot n cap is perpendicular distance of the plane from the origin, है ना। magnitude of a dot n cap क्या होता है, perpendicular distance of the plane from the origin। ओके, सिंपल है। चलिए, तो यही बातें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं इन कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एन वेक्टर। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देता हूं जिससे कि आपके सामने बहुत ही इजी हो जाएगा कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दिस पॉइंट, पॉइंट बता रखा है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये एन वेक्टर अपने पास दे रखा है कि दिस इज आर एन वेक्टर। इफ एन वेक्टर इज गिवन, इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी एक्स प्लस 3y प्लस 4z बराबर के, इस टाइप की इक्वेशन आएगी ना, x प्लस 3y प्लस 4z बराबर सम कांस्टेंट। जैसा कि अपन ने बताया था कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो नॉर्मल वेक्टर देखो 1, 3, 4 दिख रहा है आपको। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इस कांस्टेंट k की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3, तो x की जगह पे 1 रख दो, y की जगह पे 2 रख दो और z की जगह पे 3 रख दो, तो k की वैल्यू आ गई। तो 4, 3 12,
12 प्लस 6 18, 18 प्लस 1 19। तो इक्वेशन ऑफ आर प्लेन इज x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 19। तो हमेशा जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने की कोशिश करेंगे दो चीजों को टारगेट करेंगे। पहले तो नॉर्मल वेक्टर पता चल गया, नॉर्मल वेक्टर पता चलते ही इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दोगे, एक ही अननोन रहने वाला है। और अगर पॉइंट बता रखा है कि प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया, एक्स वाई जेड की जगह पे रख दिया, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपन बड़े ही सिंपल वे में ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब अलग अलग टाइप की इक्वेशंस आएगी प्लेन की। हमेशा दो ही चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए और पॉइंट चाहिए। ओके, तो अगर इस टाइप का सिनेरियो हुआ कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, कि मुझे पॉइंट बता दिया कि इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू नॉन कोलिनियर वेक्टर बी एंड सी। सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन है कि आर प्लेन इज पैरेलल टू टू वेक्टर्स, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। पॉइंट पता है तो इसकी तो टेंशन छोड़ो, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे ये सोचो। तो अगर आपने नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, बी क्रॉस सी इज गोइंग टू बी द नॉर्मल वेक्टर, सो आर नॉर्मल वेक्टर इज बी क्रॉस सी। बस इसके बाद में क्वेश्चन खत्म है बेटा। जैसे ही नॉर्मल वेक्टर आया, जो भी आ रहा है, जैसे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप है ना, कुछ भी आ रहा है, तो नॉर्मल वेक्टर जैसे ही मिला इक्वेशन लिख दिया आपने, है ना, कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट। उस समथिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा दिया, एज सिंपल एज दैट। इसी को थोड़ा और थ्योरेटिकल वे में लेके चले तो इस टाइप से अपन इक्वेशन लिखेंगे बेटा, ठीक है, कि ए आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0। ए आर वेक्टर वेर आर वेक्टर इज एनी जनरल पॉइंट, है ना, आर वेक्टर इज एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस प्लेन। तो ए आर वेक्टर को ज्वाइन किया, ये इसी प्लेन का वेक्टर है, तो ए आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ में, बी क्रॉस सी विच इज अ नॉर्मल वेक्टर। तो ए आर वेक्टर इसी प्लेन का वेक्टर है, बी क्रॉस सी नॉर्मल टू द प्लेन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया 0। ए आर वेक्टर हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमारे सामने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, तो ए आर वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, याद है कि नहीं? एक बार वेक्टर्स का रिवीजन कर लेना अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भूल चुके हो तो। ठीक है, चलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इस बार प्लेन पे 3 पॉइंट्स गिवन है, तो क्या नॉर्मल वेक्टर निकाल लोगे क्या? बहुत इजीली, क्या आप ए बी वेक्टर को ज्वाइन कर दो, ए सी वेक्टर को ज्वाइन कर दो, तो ए बी क्रॉस ए सी हमारे सामने नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, है ना, कि नॉर्मल वेक्टर बराबर ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर जैसे ही मेरे सामने आया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने लिख दी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर, सपोज कुछ भी नॉर्मल वेक्टर आता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दी, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए तीनों में से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया उस इक्वेशन में, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा और थ्योरेटिकल वे में कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा कि ए आर वेक्टर डॉट ए बी क्रॉस ए सी, है ना, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, है ना, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए सी वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए आर वेक्टर हो गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। ठीक है ना बेटा, ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ए आर डॉट दिस, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पता होगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी को ही बॉक्स ऑफ एबीसी लिखते हैं, है ना, याद है ना ये चीजें? ठीक है, वेक्टर्स में बड़ी थी, तो बॉक्स ऑफ एबीसी जिसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 किया। ठीक है, बाकी जैसे मैंने बताया सिंपली आप क्या करो, नॉर्मल वेक्टर को टारगेट करो, नॉर्मल वेक्टर निकालो, फिर आप चलो अपने तरीके से। ठीक है, जो अपन ने तरीका बताया है। ओके, नाउ अगर इंटरसेप्ट दे रखा है कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट इज गिवन, कि एक्स एक्सिस को, ठीक है, किसी पॉइंट ए पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को प्लेन किसी पॉइंट बी पे कट कर रहा है, जेड एक्सिस को प्लेन किसी पॉइंट सी पे कट कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत ही सिंपल वे में, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं उसी प्रकार से अपने पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1, एंड विच इज क्वाइट ऑब्वियस एज वेल कि अगर मैं जैसे वाई और जेड की वैल्यू 0 रख दूं, 0 0, ठीक है, जहां पे प्लेन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। तो y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट को 0 रखता हूं तो x कोऑर्डिनेट क्या a के ही इक्वल आ रहा है क्या?
हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि वेर एबीसी आर इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन सबसे इजी है कि मुझे अगर x इंटरसेप्ट 2 बता दिया, y इंटरसेप्ट -3, z इंटरसेप्ट 4 बता दिया, तो 2 -3 4 लिख दूंगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें मेरे सामने आ जाएगी। ओके, क्लियर है। नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। तो देखो, फोटो बनाओ। सबसे पहले फोटो बनाई अपन ने, इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, है ना। लाइंस के बारे में बताएंगे कुछ बातें कि ये लाइन 7, 10, 13 से पास कर रही है। समझ में आ रहा है ना। लाइन को पढ़ना तो सीख ही चुके हो इतना कि 7, 10, 13 से लाइन पास कर रही है एंड 2y कैप 3j कैप 4k कैप के पैरेलल है, पैरेलल टू 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये इस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर वैसे ही इस लाइन के बारे में भी दो चीजें लिख दो कि एक चीज तो ये 357 से पास करती हुई लाइन है, 357 से पास करती हुई लाइन है, एंड इसकी कौन सी किस डायरेक्शन में है, इट्स डायरेक्शन वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये इसका डायरेक्शन हो गया। पॉइंट की मुझे कोई चिंता नहीं है, प्लेन के ऊपर एक नहीं जबकि 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द प्लेन। मुझे बस नॉर्मल वेक्टर की चिंता है कि क्या नॉर्मल वेक्टर निकल आएगा क्या इस प्लेन में कोई भी 2 वेक्टर मुझे पता है क्या? बिल्कुल पता है, एक तो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, एक इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर पता है, तो नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा कि नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है ना। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो नॉर्मल वेक्टर दिख गया। तो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है आई कैप जे कैप के कैप, b1 वेक्टर के कंपोनेंट है 2 3 4, b2 वेक्टर के कंपोनेंट है 1 2 3। तो दिस इज आर नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर जैसे ही आया इक्वेशन लिख दोगे फिर, है ना। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई करवा दोगे, जैसे कि नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे आ रहा है कितना, 3 3 9 9 -8 आई कैप माइनस जे कैप टाइम्स 6 -4 विच इज 2 प्लस के कैप टाइम्स और 4 -3 विच इज 1। तो दिस इज आर नॉर्मल वेक्टर। 1 -2 1 इसके कंपोनेंट आ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा x - 2y प्लस z। देखो 1 - 2 1, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ही नॉर्मल वेक्टर को डिनोट कर रहे होते हैं, इज इक्वल टू सम लेमडा। अब इस लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, या तो ये वाला और आपकी मर्जी हो तो ये वाला सेटिस्फाई करवा दो, है ना। 7 10 13 रख दो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, या 3 5 7 रख दो तो भी वही सेम लेमडा की वैल्यू अपने पास दिखाई देगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल आएगी। सिंपल है। चलिए, तो अब हमारे सामने फैमिली ऑफ प्लेन्स आता है। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होती है L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2, उसी तरीके से फैमिली ऑफ प्लेन्स होता है। ठीक है, S1 प्लस, ठीक है, लेमडा है, या फिर P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2, दिस इज फैमिली ऑफ प्लेन्स, है ना। तो जैसे दो प्लेन है ना, दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, टू प्लेन आर इंटरसेक्टिंग ऑन ए लाइन। जैसे कॉपी देखते हैं ना, तो ये देखो आपके पास सामने एक लाइन दिखा रही है ना, तो टू प्लेन्स इंटरसेक्ट ऑन ए लाइन। तो इस लाइन से कितने प्लेन्स और पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट प्लेन्स और पास कर सकते हैं। इन सारे प्लेन्स को एक परिवार बोला जाता है, एक फैमिली बोला जाता है। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स इज ऑल द प्लेन्स पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, family of planes is all the planes passing through the line of intersection of two planes, and their equation is as simple as that कि p1 plus lambda p2 बराबर 0। यही उनकी इक्वेशन हो जाएगी, सिंपल है। चलिए, अब कुछ फॉर्मुलेज है कि अगर दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है, तो दैट इज n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। सो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज बेसिकली द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर। उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो एंगल है वही दो प्लेन्स के बीच का एंगल है। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर जैसे प्लेन की इक्वेशन सामने पड़ी, आपको नॉर्मल वेक्टर साफ साफ, है ना, ऐसे उभरते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट ये रहे नॉर्मल वेक्टर, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लोगे, है ना, उनका डॉट प्रोडक्ट के थ्रू कि n1 डॉट n2 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 इंटू कॉस थीटा, तो वहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, सिंपल है। वैसे ही अगर एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, ठीक है, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अपने को पता रहेगा, है ना, कि ये रहा प्लेन, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है। लाइन दे रखी है तो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हमें पता है। ठीक है, तो n वेक्टर और b वेक्टर के बीच का आप एंगल निकाल लेना बेटा, बट वो एंगल प्लेन और लाइन के बीच का एंगल नहीं है। प्लेन और लाइन के बीच का एंगल होगा कि अगर मेरे पास
नॉर्मल वेक्टर और लाइन के बीच का एंगल है ना π/2 माइनस थीटा आ रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा इज आवर आंसर। यार सिंपल सी बात है, देखो बेटा कि अगर लाइन और ये जो प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज थीटा, तो उसके नॉर्मल वेक्टर और लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं n वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालूं, n वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। थीटा एंगल मैंने माना है प्लेन और लाइन के बीच में, तो ये एंगल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर और लाइन के बीच का एंगल π/2 माइनस थीटा। तो यहां से देखो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है, cos of π/2 minus theta is sin theta. Sin theta is equal to n dot b upon magnitude of n into magnitude of b. Okay. Distance of a point from a plane. ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला है जैसे 2D में हम फॉर्मूला देखते हैं, वैसे ही सिमिलर फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे कि एक पॉइंट ले लिया x1, y1, z1, उसकी डिस्टेंस इस प्लेन से होगी कि आप इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में रखोगे, उसका ले लोगे मॉड्यूलस divided by under root of a square plus b square plus c square, where a, b, c are coefficients of x, y and z in the equation of the plane. ठीक, चलिए now distance between two planes, सबसे पहले make sure करो कि coefficient of x, y, z सेम हो जाए। कई बार क्या होगा, प्रोपोर्शनल दे रखे होंगे, जैसे इसके कोफिशिएंट 1 2 3 दे रखा है तो इसका 2 4 6 दे दिया, प्रोपोर्शनल दे दिया। प्लेन पैरेलल है, कोफिशिएंट एग्जैक्ट सेम नहीं दिए, कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल दे दिए, तो पहला काम आप ये करोगे कि कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम बनाओगे, है ना, किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम बना देना। अब दोनों प्लेन्स अगर पैरेलल प्लेन्स हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी कि d2 माइनस d1 दैट इज डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म्स इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में अपन वही सेम चीज अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x y z। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, कि किसी पॉइंट का मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो किसी प्लेन पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, लाइन की तरह माथाफोड़ी नहीं करना होता है। जैसे अगर 3D में किसी लाइन के ऊपर मेरे को करना होता है ना, उसका तरीका अलग रहता है। अभी अभी हमने एक सवाल भी देखा था कि अगर एक लाइन गिवन है जो कि है ना वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b, इस तरीके से कोई लाइन गिवन है और किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे निकालना है इसके ऊपर, तो इसके लिए बेटा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, देखो है ना, सेट टू ब्रेक इट टू यू, बट इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए अपने को यही करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट मानोगे आप लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में ये वाला जनरल पॉइंट मान लोगे, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ए बी वेक्टर निकाल लोगे और डॉट ले लोगे डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस लाइन के साथ में, तो ए बी वेक्टर का डॉट लेंगे डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस लाइन के साथ में, जीरो के इक्वेट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये तरीका हमने अपनाया था, अब ये भी एक सवाल में। तो किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है किसी लाइन से तो ये वाला तरीका आजमाएंगे, बट अगर किसी पॉइंट का प्लेन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो इसके लिए बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला ये है कि देखो, हाँ जी, कि x1 है ना अल्फा माइनस x1, ठीक है, देखो बेटा कि अल्फा कॉमा बीटा हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अल्फा बीटा गामा, लेट्स से कि दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, पॉइंट है x1 y1 z1, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो इस तरीके से लिखेंगे कि अल्फा माइनस x1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y इन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू गामा माइनस z1, है ना, गामा माइनस z1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ z इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज c इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, यहां पे कोई मॉड्यूलस नहीं है, ध्यान रखें, नेगेटिव ऑफ पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे, पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में रखें तो ऐसा सा कुछ बनेगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जहां पे abc क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x y z। तो इस चीज का ध्यान रखा जाए, यहाँ पे कोई अंडर रूट भी नहीं है। तो जैसा 2D के अंदर फॉर्मूला आता है, 2D में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, एक लाइन है और एक पॉइंट की फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, वैसा सही फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये सेम फॉर्मूला 2D में। वहीं पे अगर अपने को इमेज निकालनी है तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना सा चेंज है फॉर्मूले में, है ना, तो कोई खास फर्क है नहीं दोनों फॉर्मूले में। ओके बच्चा बाटी, फिर देखो रेशियो इन विच अ प्लेन डिवाइड्स जॉइन ऑफ ए एंड बी, है ना, एक पॉइंट ए है पॉइंट बी है, उनको ज्वाइन करने पे ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो
प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो लेट्स से दैट द रेशियो इज k:1, देन k:1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, पहले आप ये वाला पॉइंट रखोगे प्लेन की इक्वेशन में, है ना, k जिस साइड में है, k इस साइड में है तो इस साइड वाला पॉइंट रखोगे, तो नेगेटिव ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय, फिर अपन ये वाला पॉइंट रख देंगे, ठीक है। दिस इज द रेशियो इन विच अ प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अब एक आखिरी चीज मैं बता देता हूं, कई बार इस टाइप के सवाल आ जाते हैं कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन पूछ ली जाती है कि दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनकी कुछ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी, किसी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन पूछ ली जाती है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक तो मुझे पॉइंट इसके ऊपर और दूसरा नॉर्मल, है ना, दूसरा इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। तो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कैसे बताएं? देखो बेटा, ये है प्लेन P1 बराबर 0, ये है प्लेन P2 बराबर 0, ठीक है, इतनी बात है। हाँ जी, ये जो लाइन है वो प्लेन P1 में भी है, ये जो लाइन है प्लेन P2 का भी पार्ट है ना, प्लेन P1 ऑल्सो कंटेन्स दिस लाइन, प्लेन P2 ऑल्सो कंटेन्स दिस लाइन। तो मतलब प्लेन P1 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। बेसिकली इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर अगर मैं वेक्टर बी मानता हूं, है ना, तो वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर। लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो प्लेन P1 के भी जो नॉर्मल वेक्टर है उसके भी परपेंडिकुलर है, प्लेन P2 के नॉर्मल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ n1 एंड n2। तो n1 एंड n2 दोनों का अगर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर बी इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2 वेक्टर। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये जो लाइन होगी इसका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा n1 क्रॉस n2। तो n1 वेक्टर पता है, n2 वेक्टर पता है, n1 क्रॉस n2 वेक्टर अपन निकाल सकते हैं। तो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मिल गया। लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है, पॉइंट आप इजीली निकाल लोगे बेटा, पॉइंट निकालना इज नॉट अ बिग डील। कि दोनों प्लेन की इक्वेशन को सॉल्व करो। अब इक्वेशन तो दो है, अननोन तीन है। जैसे सपोज इक्वेशन मैंने दे रखी है कि x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई प्लस z बराबर 5, ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब ये दोनों प्लेन्स कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी मुझे एक पॉइंट बता दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बताएंगे कि एक काम करो, एक्स वाई जेड में से किसी भी एक को जीरो पटक दो कि लेट z बराबर 0, लेट z बराबर 0, z को 0 पटका, x और y के लिए सॉल्व कर लो, ठीक है। तो z को 0 रखा, x और y के लिए सॉल्व किया, दोनों को ऐड किया तो, है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2y माइनस ऑफ माइनस वाई दैट इज 3y, 3y बराबर -4, 3y इज इक्वल टू -4, y बराबर -4/3, y की वैल्यू -4/3 इक्वेशन टू में पटक दिया तो x प्लस 4/3 बराबर 5 आ रहा है। तो यहां से x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 5 माइनस 4/3, है ना, तो विच इज इक्वल टू 5 3 15, 15 माइनस 4 दैट इज 11/3, ठीक है। तो इधर से x कोऑर्डिनेट मिल रहा है 11/3। तो जब z कोऑर्डिनेट को 0 रखा तो x कोऑर्डिनेट ये मिल रहा है, y कोऑर्डिनेट ये मिल रहा है, मतलब पॉइंट हो गया अपने पास, पॉइंट इज बेसिकली x की वैल्यू 11/3, y की वैल्यू -4/3, z की वैल्यू 0। बेसिकली ये वो पॉइंट है जो कि दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है ना, मतलब इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा होगा, है ना बेटा। ये वाला पॉइंट इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो एक पॉइंट मिल चुका है, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मिल चुका है, ये दोनों चीजें पता है, तो इजीली अपन इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी 3D की। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। बहुत लॉजिकल सा सिंपल सा टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग मेन है कि भैया लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, एक तो पॉइंट ऑन ए लाइन एंड दी डायरेक्शन वेक्टर, और अगर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो आप बस नॉर्मल वेक्टर की इक्वेशन को टारगेट करोगे कि एक बार नॉर्मल वेक्टर की, है ना, नॉर्मल वेक्टर पता चल जाए उसके बाद में प्लेन की इक्वेशन अपन इजीली लिख सकते हैं। ओके, तो बस इसी के साथ खत्म होता है आज का सेशन। पूरा चैप्टर हमने रिकैप कर लिया है, रिवाइज कर लिया है स्टार्ट से लेकर एंड तक। मिलते रहेंगे इसी तरीके से आगे के और सेशंस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। Thank you everybody for being a part of this session. See you in the next one. Till then, this is your math teacher Kundan Markand signing off. Tada, bye bye, have a great day.